भारत भूटान संबंध और उपराष्ट्रीय कूटनीति। जनवरी का जो करंट अफेयर था इंटरनेशनल रिलेशन का, वो कल कंप्लीट हो गया था। ये फरवरी का है। ठीक है। भारत भूटान संबंध और उपराष्ट्रीय कूटनीति चर्चा में क्यों? भूटान नरेश की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों ने भारत और भूटान संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की, जिसमें असम जैसे राज्यों की उपराष्ट्रीय कूटनीति से दोनों देशों के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का और अधिक सुदृढ़ीकरण हो सकता है। इस यात्रा के मुख्य परिणाम क्या थे? सहयोग का विस्तार हुआ। भूटान ने अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना 2024-29 के लिए भारत के निरंतर समर्थन और भूटान के आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम में भारत के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। आर्थिक विकास। भारत ने माइंडफुलनेस सिटी परियोजना, एक स्थायी आर्थिक केंद्र के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है। माइंडफुलनेस सिटी परियोजना। जल विद्युत सहयोग 1020 मेगावाट की पूर्णात सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और दोनों देश पूर्णात सांगचू 1 परियोजना को शीघ्र पूरा करने पर सहमत हुए। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो योजना है पूर्णात सांगचू 1 और 2, ये कहाँ पर है, कितने मेगावाट की? ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और गेलेफू योजना, जैसा कि इस पे मैंने क्लिक किया था, जैसे दृष्टि की वेबसाइट खुलती तो गेलेफू योजना आता उसमें, माइंडफुलनेस सिटी परियोजना। ठीक है। इसके बारे में अपडेट करना हो तो आप कर सकते हो साइट पर जाकर के। सीमा पार कनेक्टिविटी। भूटान के पूर्वीय क्षेत्र और असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए असम के दर्रांगा में एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन? दर्रांगा में, असम के दर्रांगा में। ठीक है। ये मैप है भूटान का। और जिग्मे दोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान के काफी एरिया में है। ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत और भूटान की बाउंड्री पे। मानस रिवर बाहर से आती है, भूटान में एंट्री करती है, फिर वापस भारत में, भारत से आ गई, भूटान में एंट्री की, फिर भारत में आ गई। इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, खुरू है, ये दोंग पास है, ब्लैक माउंटेन्स सिचुएटेड इन भूटान, लेसर हिमालय। ठीक है। ये देखना, इसमें पारो नदी है, अम्मो नदी है, ठीक है, रायडक नदी है। उपराष्ट्रीय कूटनीति होती क्या है? परिचय। उपराष्ट्रीय कूटनीति पैरा डिप्लोमेसी से तात्पर्य उपराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे राज्य या क्षेत्र से है, जो अपने परस्पर हितों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संलग्न होते हैं। ये उपराष्ट्रीय कूटनीति है। मतलब जैसे असम अपनी उपराष्ट्रीय, मतलब कोई भी देश, उस देश के अंदर का कोई राज्य, ठीक है, अपने आर्थिक संबंधों के लिए दूसरे किसी देश के साथ संबंध रखता है तो उपराष्ट्रीय कूटनीति होती है। जैसे असम ने भूटान के साथ रखा हुआ है। ठीक है। वैश्वीकरण से उपराष्ट्रीय कूटनीति को बढ़ावा मिला है, जिसमें अक्षेत्रीय सरकारें परस्पर संबंधित विश्व में अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। भारत में संस्थागत तंत्र, राज्य प्रभाग, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत राज्य प्रभाग केंद्र राज्य के बीच बेहतर संपर्क को सुगम बनाता है तथा राज्यों को व्यापार, पर्यटन, निवेश आदि क्षेत्रों में विदेशी संबंध विकसित करने में सहायता करता है। वाणिज्य दूतावास कार्यालय एवं संघीय विदेश मामलों का कार्यालय, यह उपराष्ट्रीय इकाइयों के साथ कूटनीति को बढ़ावा देने में सहायक है। सिटी डिप्लोमेसी या टाउन ट्विनिंग सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए कोबे, अहमदाबाद सिस्टर सिटीज, ये उदाहरण दे रखा है। ठीक है। और ये क्या है? ये टाउन ट्विनिंग होगी। कोबे और अहमदाबाद की सिस्टर सिटीज इनको बोला जाता है। ये सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान करते हैं। समझ गए? वैश्विक सिटी कूटनीति के उदाहरण है। ब्राजील के साओ पाउलो शहर की ब्राजील के विदेश मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के क्रम में अपनी स्वयं की नीति है। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में। बार्सिलोना स्पेन, क्यूबेक कनाडा, कैलिफोर्निया अमेरिका, लंदन यूके, वैंकूवर कनाडा भी विदेशी संबंध में भूमिका निभाते हैं। ये उपराष्ट्रीय नीति के उदाहरण हैं, उपराष्ट्रीय कूटनीति के उदाहरण।
क्या होती है उपराष्ट्रीय कूटनीति? जब किसी देश का कोई राज्य अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है, तो वो क्या होती है? वो उपराष्ट्रीय कूटनीति होती है। भारत में उपराष्ट्रीय कूटनीति भारतीय राज्यों को व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों के संदर्भ में विदेश नीति कार्यान्वयन में कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। वर्ष 2015 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले चीन के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट द्वारा गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार जैसे अन्य राज्यों द्वारा FDI फॉरेन डेवलप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के से व्यापार के अवसर बढ़ रहे हैं। वर्ष 1992 में महाराष्ट्र ने दाभोल विद्युत परियोजना के वित्त पोषण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों एनरॉन और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी की। ठीक है, महाराष्ट्र ने दाभोल विद्युत परियोजना, याद रखोगे दाभोल विद्युत परियोजना कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक, ये जो COP30 हुआ था वो ब्राजील के साओ पाउलो में ही होगा 2025। COP30। ठीक। वर्ष 1996 का फरक्का जल बंटवारा मुद्दा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के बाद सुलझा लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1996 में फरक्का जल बंटवारा संधि हुई। ठीक है, फरक्का डैम कहां पर है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र शायद जहां मिलती हैं, वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा के ऊपर है, या गंगा की जहां पर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है, भागीरथी, वहां पर फरक्का डैम। ठीक है, हुगली और भागीरथी। ठीक है, तो फरक्का जल बंटवारा संधि हुई है। लाभ, क्या लाभ है इसके? राज्य स्तरीय प्रभाव भारतीय राज्य भूमि, श्रम और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संघीय और राज्य नीतियों को संरेखित करके विदेश नीति को आकार प्रदान करते हैं। इससे कच्चा द्वीप जैसे मुद्दों को रोका जा सकता है, जहां संघ के निर्णय से स्थानीय आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। श्रीलंका में है। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने ये श्रीलंका को सौंप दिया था। ये अनइनहेबिटेड है। पूरक शक्तियां भारतीय राज्य और उनके समकक्ष राज्य आईटी और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में आपसी आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित दृष्टिकोण अपनाते हुए सहयोग करते हैं। वैश्विक चुनौतियां क्या हैं? जलवायु परिवर्तन और महामारी से उबरने में राज्य का सहयोग वैश्विक विश्व के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान प्रस्तुत कर सकता है। दीर्घकालिक गठबंधन, उपराष्ट्रीय कूटनीति जमीनी स्तर पर साझेदारी को बढ़ावा देती है। P2P, पीपल टू पीपल, B2B, बिजनेस टू बिजनेस संबंधों को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्थायी संपर्क सुनिश्चित होते हैं। P2P का मतलब पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, और B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी। व्यापार भी हो सकता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हो सकता है। ऐसे संबंधों को प्रोत्साहित करती है, स्थायी संपर्क स्थापित होते हैं। चिंताएं क्या है? संवैधानिक चिंताएं। भारत के संविधान में विदेशी मामले संसूची के अंतर्गत आते हैं, जिससे राज्यों की भागीदारी सीमित तथा केंद्रीय प्राधिकार के अतिक्रमण की चिंता बढ़ जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं। उपराष्ट्रीय कूटनीति राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों या पाकिस्तान और चीन की सीमा से लगे राज्यों में। बाह्य प्रभाव क्या है? स्थानीय सरकारें गलत सूचना का लक्ष्य बना सकती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। छोटे शहर विदेशी ताकतों द्वारा हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। सार्वजनिक प्रतिक्रिया। राज्य द्वारा बनाए गए स्वतंत्र विदेशी संबंध यदि राष्ट्रीय हितों के साथ संघर्ष उत्पन्न करते हैं, तो सार्वजनिक विरोध और कूटनीति घर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। इज इट क्लियर? असम के साथ उपराष्ट्रीय कूटनीति भारत भूटान संबंधों को कैसे आगे बढ़ा सकती है? व्यापार और संपर्क, दर्रांगा जैसे अधिक एकीकृत चेक पोस्टों की स्थापना और कोकराझार, गलेफू और बनारहाट समत्से जैसे रेलवे संपर्कों को विकसित करने के साथ साथ असम के प्राकृतिक संसाधनों, चाय, तेल, जोहा चावल, भूत जोलोकिया से भूटान के साथ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत और भूटान के बीच 70% से अधिक व्यापार पश्चिम बंगाल के जयगांव भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से होकर गुजरता है। ऊर्जा सहयोग। भूटान की जल विद्युत कंपनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौता
असम की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। जल विद्युत की बिक्री भूटान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 63% है। समुद्री संपर्क भूटान धुबरी नदी बंदरगाह और असम की असोम माला पहल सड़क संरचना विकास कार्यक्रम का उपयोग करके बांग्लादेश तक परिवहन लागत को कम कर सकता है। पारिस्थितिकी सहयोग मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में और रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान में पर सहयोग से संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को मजबूती मिलेगी, जिससे अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे। सांस्कृतिक कूटनीति भूटान के साथ असम के सांस्कृतिक संबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से अधिक एकजुटता को बढ़ावा दे सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? उपराष्ट्रीय कूटनीति विशेष रूप से असम के माध्यम से व्यापार, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाकर भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वैश्विक चुनौतियों के लिए नवोन्मेषी समाधान प्रस्तुत करता है, साथ ही दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग के लिए जमीनी स्तर पर साझेदारी को भी बढ़ाता है। भारत श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद। हमें इसमें क्या क्या याद रखना है? एक, हमें इसमें याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के जयगांव भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, क्वेश्चन में आ जाए कि जयगांव भूमि सीमा शुल्क स्टेशन कहां पर है। भारत और भूटान के बीच जो भी व्यापार होता है 70% से अधिक व्यापार इसी स्टेशन से होकर के होता है। एक ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, और इसमें क्या दे रखे थे? व्यापार और संपर्क। एक ये दरंगा पोस्ट बनी हुई है, चेक पोस्ट, ठीक है। और एक इसमें ये दे रखा कोकराझार, गेलेफू और बनारहाट समझ से, ये रेलवे लाइंस है, रेलवे कनेक्टिविटी को जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्या था इसमें याद रखने का? बस हो गई प्री के लिए, ठीक है। नोट फॉर मेंस। लेट अस सी, भारत श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद क्या है? फिशिंग, मछली पकड़ना। श्रीलंका की नौसेना ने पाक खाड़ी, श्रीलंकाई जल क्षेत्र में पाक खाड़ी जो है में मत्स्य के कारण कुछ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है, जिससे भारत श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद फिर से बढ़ गया। ये नॉर्मल बात हो चुकी है, ये विवाद चलता ही रहता है। वर्ष 2024 में श्रीलंका में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की संख्या एक दशक बाद पहली बार 500 से अधिक हो गई। वर्ष 2014 में 787 गिरफ्तारियां हुई थी। भारत श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्रमिक गिरफ्तारियां, बार बार गिरफ्तारी हो रही हैं, क्रॉनिक गिरफ्तारियां हो रही हैं। मछलियों की तलाश में भारतीय मछुआरे अक्सर अपने ट्रालरों के साथ इंजन खराब होने या अचानक मौसम परिवर्तन के कारण श्रीलंका जल क्षेत्र में चले जाते हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाओं को नष्ट करना, मछुआरों की रिहाई के बाद भी नौकाओं को जब्त करना तथा श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा भारी जुर्माना लगाना आदि जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच बार बार देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन का उल्लंघन क्या है? भारतीय मछुआरे पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से परे ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के अधिकार का दावा करते हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री रेखा ये यूएन क्लोज के अंतर्गत है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि किसी दो देशों के बीच कोई वाटर बॉडी है तो जो बाउंड्री लाइन जाएगी उनके दोनों देशों के बीच से जाएगी। पाक खाड़ी को IMBL द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच समान रूप से विभाजित किया गया, लेकिन मछली पकड़ने के अधिकार पर विवाद बना हुआ है, ठीक है। पाक खाड़ी को तो विभाजित कर लिया भारत और श्रीलंका ने, लेकिन मछली पकड़ने के अधिकार पर अभी भी विवाद बना हुआ है, वो उस क्षेत्र में चले जाते हैं। IMBL यूएन क्लोज के अनुसार, ये जो IMBL है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कॉन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म। एक आधिकारिक सीमा है जो प्रादेशिक जल को अलग करती है। जो IMBL है यूएन क्लोज के अनुसार प्रादेशिक सीमा है, आधिकारिक सीमा है, प्रादेशिक जल को अलग करती है, समुद्री अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है तथा मत्स्य संसाधनों के उपयोग और नौसैनिक गतिविधियों को विनियमित करती है। IMBL, यू कैन सी IMBL, इंडो श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ये है, ठीक है। इसमें इंडिया, श्रीलंका अच्छे से दिख रहा होगा मैप। तो ये जो सफेद सफेद पार्ट दिखा रखा है, ये सफेद सफेद पार्ट, और ये जो ओशन है ये देखो क्या है, श्रीलंका तो ये होगी ग्रे कलर में, इंडिया ग्रे कलर में हो गया, सफेद पार्ट ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये बाउंड्री होगी, ठीक है, पाक बे।
ये पाक स्ट्रेट है, इसको बीच से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मछुआरे यहाँ से आते हैं, मछली पकड़ने के लिए आते हैं, कई बार वो इस क्षेत्र से इस तरफ आ जाते हैं, इस लाइन से, तो इनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये जाफना लेगून है, जाफना आइलैंड है ये, नॉर्थन पार्ट ऑफ। ठीक है, मछली भंडार में कमी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के भारतीय हिस्से में अत्यधिक मत्स्य के कारण भारतीय मछुआरे श्रीलंका जल क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसे श्रीलंका अवैध शिकार मानता है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है और स्थानीय आजीविका को खतरा होता है। बॉटम ट्रॉलिंग। बॉटम ट्रॉलिंग क्या है, इसको देखो। श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा अपनाई जा रही पारिस्थितिकी रूप से विनाशकारी बॉटम ट्रॉलिंग का विरोध करता है और अपने जल को अधिदोहन से बचाने के लिए एक स्थायी समाधान चाहता है। बॉटम ट्रॉलिंग ये एक प्रकार का मछली पकड़ने का जाल है। बॉटम ट्रॉलिंग में भारी जालों को समुद्र तल पर खींचा जाता है, भारी जालों को, जिससे प्रवाल भित्तियों और स्पंज जैसे समुद्री आवासों को नुकसान पहुंचाए। श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं क्या है? श्रीलंका का आरोप है कि भारतीय जहाज नियमित रूप से समन्वित तरीकों से घुसपैठ करते हैं और उन्हें तमिल उग्रवादी समूह मत्स्य वाले जहाजों का उपयोग करके फिर से उभर सकते हैं। कच्चातुवी द्वीप विवाद क्या है? पाक जल डमरू मध्य में 285 एकड़ का एक टापू कच्चातीवू वर्ष 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। 74 और 76 में सौंपा गया था इमरजेंसी के दौरान। भारतीय मछुआरे कच्चातीवू का उपयोग केवल जाल सुखाने और आराम करने के लिए कर सकते हैं तथा तमिलनाडु के राजनेता समय समय पर इसे भारत को वापस करने की मांग करते हैं। तमिलनाडु के राजनेता मांग करते हैं बार बार। नोट: भारतीय और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मत्स्य स्टॉक की कमी के कारण भारतीय मछुआरे हाई सी में जा रहे हैं। अब उन्हें मालदीव के जल क्षेत्र में तथा ब्रिटिश नौसेना द्वारा डिएगो गार्सिया के निकट समुद्र सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब अब वहां पर मत्स्य की कमी होगी श्रीलंका के क्षेत्र में। अब वो हाई सी में जाने लग गए। ठीक है, हाई सी में अगर वो जा रहे हैं तो अब उन्हें मालदीव के द्वारा गिरफ्तार किया जाने लग गया। ठीक है, मालदीव के द्वारा गिरफ्तार किया जाने लगा और ब्रिटिश नौसेना के द्वारा डिएगो गार्सिया के निकट समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। समझ गए? डिएगो गार्सिया कहाँ है, मैप में पता चलेगा। ठीक है, मत्स्य की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता, यूनाइटेड नेशंस फिशरीज स्टॉक एग्रीमेंट 1995। राज्यों को या तो सदस्य बनना चाहिए या उन्हें मत्स्य संसाधनों तक पहुंचने के लिए क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों द्वारा स्थापित संरक्षण और प्रबंधन उपायों को लागू करने पर सहमत होना चाहिए। RFMO अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विशिष्ट महासागरीय क्षेत्रों में मत्स्य भंडार के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। RFMO मतलब रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, RFMO। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। UN क्लोज 1982 में UN क्लोज का अनुच्छेद 87 हाई सी में मत्स्य की स्वतंत्रता को सीमित करता है। अनुच्छेद 87 हाई सी में मछली पकड़ने की जो आजादी उसको कम करता है तथा इसकी शर्तों को पूरा न करने वाले देशों के जहाजों के लिए मत्स्य को अवैध बना देता है। उदाहरणार्थ उच्च समुद्र की स्वतंत्रता में प्रयोग में अन्य राज्यों के हितों पर ध्यान रखना। पाक खाड़ी। पाक खाड़ी दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच एक संकीर्ण जल निकाय है और मानसून से प्रेरित पोषक तत्वों के प्रवाह के कारण जैव विविधता से समृद्ध है। यह है पाक खाड़ी। ठीक है, पाक स्ट्रेट, पाक बे, ये पाक खाड़ी है, ये पाक स्ट्रेट है। पाक खाड़ी अलग है, ये जाफना आइलैंड है। ठीक है, तो इसके बीच से जो UN क्लोज की लाइन जाती है उसको पार करके मछुआरे आ जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, दिस इज कोलंबो पोर्ट एंड यहाँ पर एक हम्बनतोता पोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, इस साइड में हो। सीमाएं क्या है? दक्षिणी सीमा पंबन जल डमरू मध्य रामेश्वरम द्वीप और एडम ब्रिज राम सेतु द्वारा चिन्हित है। दक्षिणी सीमाएं जो हैं पाक बे की, पाक खाड़ी की। पूर्वोत्तर सीमा पाक जल डमरू मध्य और पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। पाक जल डमरू मध्य, पाक स्ट्रेट जो है वो। पाक खाड़ी मत्स्य संग्रहण का विवाद क्या है? वर्ष 2009 से श्रीलंकाई गृह युद्ध की समाप्ति के बाद
मत्स्य संग्रहण के विवाद बढ़ गए, जो 2013 में भारतीय मछुआरों द्वारा अत्यधिक मत्स्य संग्रहण तथा समुद्र में मत्स्य संग्रहण के कारण अपने चरम पर पहुंच गए हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ 2009 में। और ज्यादा पढ़ना हो तो भारत और श्रीलंका संबंध पढ़ना है। ठीक है, भारत श्रीलंका मत्स्य विवाद के निहितार्थ क्या हैं, आजीविका संबंधी मुद्दे क्या हैं। श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी से उनके परिवार चिंतित है, जबकि समुद्री संघर्षों के कारण कई मछुआरों की मृत्यु तथा कई लापता हो गई हैं, जिससे मछुआरा समुदाय के लिए जोखिम बढ़ गया है। ये आजीविका संबंधी मुद्दे हैं। मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, मौसम की वजह से उनको सीमा रेखा को पार करना पड़ जाता है, वो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, कई बेचारे मारे जा चुके हैं, कई लापता हैं, इसलिए आजीविका संबंधी मुद्दे हैं। परिवर्तन चुनौतियां, आईएमबीएल पर गश्त की परिवर्तन लागत बढ़ गई है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। तस्करी की चिंता, भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंकाई नौसेना को वास्तविक मछुआरों और तस्करों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है, जिससे आईएमबीएल तस्करी के लिए असुरक्षित हो जाता है। राजनीतिक परिणाम, पाक खाड़ी में श्रीलंका नौसेना की कार्रवाई के विरुद्ध आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक तनाव ने श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रति भारत के समर्थन को प्रभावित किया है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, समुद्र तल पर मत्स्य संग्रहण से मत्स्य प्रजनन और समुद्र तल को नुकसान पहुंचता है तथा स्टॉक में कमी आती है, जिससे उभरने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आर्थिक परिणाम, अत्यधिक मत्स्य संग्रहण के मत्स्य संसाधन और मछुआरों की आय में कमी आई है। भारतीयों द्वारा अवैध शिकार के कारण श्रीलंका को प्रतिवर्ष अनुमानतः 730 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है, अवैध शिकार के कारण। आगे की राह, समुद्री विनियमों का परिवर्तन, आईएमबीएल पर गश्त और निगरानी बढ़ाने से अवैध मत्स्य की गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। ये आगे की राह है, वे फॉरवर्ड में लिखना हमें आंसर में। ठीक है, गश्त को बढ़ा दो, जो मछुआरे हैं वो सीमा रेखा को पार नहीं करेंगे, गिरफ्तारी भी नहीं होगी और अवैध मत्स्य भी नहीं होगा। निरंतर संवाद और समस्या समाधान तंत्र सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित संयुक्त राष्ट्र संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जानी चाहिए, मतलब ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप होना चाहिए, जिसमें कुछ सदस्य श्रीलंका से शामिल हो, कुछ सदस्य भारत से शामिल हो और मिलकर के दोनों समस्या को समाधान करें। वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम, तमिलनाडु को प्रतिबंधों का सामना कर रहे मछुआरों के लिए समुद्री पर्यटन, समुद्री शैवाल कृषि और अंतर्देशीय जलीय कृषि जैसी वैकल्पिक आजीविका की पेशकश की जानी चाहिए। और लोगों को बताया जाना चाहिए कि मछली ही एक जरूरी नहीं है, और भी विकल्प हो सकते हैं आजीविका के। आप पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हो, समुद्री शैवाल की खेती कर सकते हो। ठीक है, संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन, मत्स्य की गतिविधियों को विनियमित करने और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के अतिदोहन की रोकथाम करने हेतु एक क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। मत्स्य का संधारणीय विधियों जैसे मछली पकड़ने की सीमा और कोटा से मत्स्य समष्टि में पुनः वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है तथा नवजात मछलियों को छोड़ने से घटते संसाधनों की भरपाई हो सकती है। गंभीर समुद्र में मत्स्य, गंभीर समुद्र, अधिक भारतीय मछुआरों को गंभीर समुद्र में मत्स्य के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार को वित्त पोषण, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। एरो इंडिया 2025 में भारत ब्रिटेन समझौता, डीप सी में मत्स्य। एरो इंडिया 2025 में भारत ब्रिटेन समझौता क्या है, इसको देखते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एरो इंडिया 2025 में कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एक अन्य घटनाक्रम में चौथी भारत ब्रिटेन ऊर्जा वार्ता आयोजित हुई, जिसमें धारणीय, लचीले और समावेशी ऊर्जा भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ब्रिटेन संबंधों से संबंधित हाल की घटनाएं क्या हैं? रक्षा से संबंधित घटनाएं, रक्षा साझेदारी, भारत डीपीआई, डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया, इसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत और सुव्यवस्थित करना है। रक्षा विनिर्माण, दोनों देशों ने लेजर बीम राइडिंग मैनपैड्स, लेजर बीम राइडिंग मैनपैड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। एल से लेजर, बी से बीम, आर से राइडिंग और एम से मैनपैड्स, ठीक है, की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसकी शुरुआत हाई वेलोसिटी मिसाइलों, स्टार स्ट्रीक एवं लॉन्चरों की प्रारंभिक डिलीवरी से हुई। ठीक है,
ये हस्ताक्षर किए थे और हस्ताक्षर के बाद उन्होंने हाई वेलोसिटी मिसाइल और लॉन्चरों को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। दोनों देशों की कंपनियों द्वारा हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलों का उत्पादन करने से भारतीय उद्योग ब्रिटेन की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो जाएंगे। दोनों देश लड़ाकू विमानों को सुसज्जित करने एवं वैश्विक निर्यात को समर्थन देने के लिए हैदराबाद में भारत की पहली एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल असेंबली एवं परीक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। विद्युत प्रणोदन प्रणाली, दोनों देशों ने भारत के अगली पीढ़ी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक बेड़े के लिए एक एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रणोदन प्रणाली विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक एलपीडी वितरण करना है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक वितरण करना है, एलपीडी। ऊर्जा से संबंधित क्या समझौता हुआ? एस्पायर चरण 2, भारत ब्रिटेन एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, एस्पायर इसकी ये शॉर्ट फॉर्म होगी, कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ। एस्पायर प्रोग्राम एक यूके भारत पहल 24/7 विद्युत आपूर्ति का समर्थन करता है तथा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डिकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देता है। जो एस्पायर प्रोग्राम है वो भारत का और यूके की दोनों की साथ मिलकर के पहल। इसमें बिजली की आपूर्ति होती है 24 घंटे। विंड टास्क फोर्स क्या है? दोनों देशों ने पारिस्थितिकी तंत्र, आपूर्ति श्रृंखला और वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा को मजबूत करने हेतु यूके भारत अपतटीय विंड टास्क फोर्स का गठन किया है। दोनों देशों ने मतलब त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए यूके भागीदारी यूके पैक्ट के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को जारी रखने की घोषणा की है। यूके पैक्ट भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निम्न कार्बन सतत विकास की ओर बढ़ाने में सहायता करता है। ब्रिटेन भारत की रक्षा को कैसे मजबूत कर सकता है? नई रक्षा प्रौद्योगिकियां, भारत यूके 2030 रोड मैप के तहत यूके जेट इंजन विकास और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सहित महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का मतलब जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाएंगे वो इलेक्ट्रिकली प्रोपल्शन होगी। ये आत्मनिर्भरता, अगली पीढ़ी की रक्षा सेनाओं का सह विकास करके मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का समर्थन करता है। सामरिक सैन्य उपस्थिति, संयुक्त प्रशिक्षण के लिए हिंद महासागर में एक तटीय प्रतिक्रिया समूह की स्थापना करना, जिसके अड्डे ओमान, नेपाल, ब्रुनई, डिएगो गार्सिया और सिंगापुर में होंगे। ब्रिटेन भारत के हरित परिवर्तन का समर्थन कैसे कर सकता है? निवेश, ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल के माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन तथा विश्व बैंक की $1 बिलियन की गारंटी, निवेश की गारंटी दी गई है ब्रिटेन ने। अब तटीय पवन, ब्रिटेन की विशेषज्ञता भारत के वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट अब तटीय पवन ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। ठीक है। सामुदायिक ऊर्जा, भारतीय सौर, जल और जलवायु परियोजना में 67 मिलियन यूरो का निवेश किया गया है। यूरो करेंसी है यूरोप की, यूरो कंट्रीज। ठीक है, जिससे 413 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ी और 1.14 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी आई। स्वच्छ ऊर्जा पहल, ब्रिटेन का स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम भारत के 1.8 ट्रिलियन पाउंड के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार विस्तार का समर्थन करता है। वैश्विक सहयोग, भारत ब्रिटेन ने COP26 में हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की, जिसमें भारत ग्लासगो ब्रेक थ्रू और जीरो ईवी की घोषणा में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत ब्रिटेन संबंधों के संबंध में मुख्य बिंदु क्या है? व्यापारिक संबंध क्या है? भारत वर्ष 2024 में ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और द्विपक्षीय व्यापार 42 बिलियन पाउंड का था। द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2005 में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना की गई। भारत वर्ष 2022-23 में यूके का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत था। निवेश के मामले में यूके भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका एफडीआई अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक $33.88 बिलियन है, जो कुल प्रवाह में 5.34% का योगदान देता है। रक्षा सहयोग, कोंकण शक्ति, पहला भारत ब्रिटेन त्रिसेवा अभ्यास था। कोंकण शक्ति, कोंकण तट, गोवा तट। ठीक है, जिसने रक्षा संबंधों को मजबूत किया। भारत अभ्यास कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास है, अभ्यास कोबरा वॉरियर में शामिल हुआ, जबकि अजय वॉरियर ने सेना के सहयोग को बढ़ावा दिया। शिक्षा,
शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर किए गए, जिससे शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिला। वर्ष 2022-23 में ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों का नामांकन 1,85,000 तक पहुंच गया। ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में लोगों के बीच संबंध क्या है? प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी एमएमपी पर मई 2021 में हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत और यूके के बीच पेशेवरों की आवाजाही सुगम हो गई। G20 बाली शिखर सम्मेलन में घोषित यंग प्रोफेशनल स्कीम्स दोनों देशों के स्नातकों, जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है, दोनों देशों के स्नातकों 18 से 30 साल की जो हो को 2 वर्ष तक रहने और कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है, क्या है यंग प्रोफेशनल स्कीम? दोनों देशों के, इंडिया के और ब्रिटेन के जो भी स्नातक 18 से 30 की उम्र में, उनको 2 साल तक वीजा फ्री रहने की क्या है, अनुमति प्रदान की है। निष्कर्ष, भारत और यूके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश और सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में अपनी रणनीतिक साझेदारी को गति प्रदान कर रहे हैं। अब तटीय पवन, विद्युत, गतिशीलता और रक्षा विनिर्माण में उनके संयुक्त प्रयास भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्य के अनुरूप है, जो वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए पारस्परिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हैं। इज इट क्लियर? फरवरी का पार्ट 1 का जो IR था वो खत्म हो गया। कल पार्ट 2 का शुरू करते हैं।